बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च मीडिया चैनल। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये तरीका समझाया था कि किस तरह से आप अपने टॉपिक को और वेरिएबल को फाइनल कर सकते हैं और कैसे आप अपने जो वेरिएबल्स हैं उनकी बेस पे अपना टेबल जनरेट कर सकते हैं, कैसे कीवर्ड्स की मदद से आप जो है वो की फ्रेजेस जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं और फोल्डर्स जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने उस वीडियो को कम्प्लीटली देखा होगा, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए ये क्योंकि उसका पार्ट 2 है, इसको समझने के लिए पार्ट 1 देखना जो है वो ज़रूरी है। पार्ट 1 अगर आपने कम्प्लीटली देखा है, एंड तक देखा है तो ये उससे बिल्कुल एग्जैक्ट फ़ौरन बाद वाला पार्ट है। तो ये आपको उसी वक्त समझ आएगा जब आपने पार्ट 1 कंप्लीट देखा होगा। तो जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इससे प्रीवियस वीडियो भी देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की सही समझ आए। तो नेक्स्ट स्टेप है बेटा रिक्वायर्ड जर्नल पब्लिशर्स। आप जब फ्रेजेस डिज़ाइन कर लेते हैं तो उससे अगला मरहला होता है कि आपने गूगल स्कॉलर पे जाना है और आपने जो फ्रेजेस डिज़ाइन की हैं बेस्ड ऑन योर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, बेस्ड ऑन योर मॉडरेटिंग, मीडिएटिंग एंड अदर वेरिएबल्स, तो सबसे पहले आपने गूगल स्कॉलर पर जाकर उन फ्रेजेस को लिखना है। उसके बाद आपने कोशिश करना है कि आपने सबसे पहले लेटेस्ट ईयर को चूज़ करना है और फिर आपने बैकवर्ड चलते जाना है ईयर बाय ईयर, जो आपकी रिक्वायर्ड लिमिट है। उसके बाद आपने रिप्यूटेड जर्नल्स जो हैं उनके ग्रुप में से अपने रेफरेंसेस को फाइनलाइज करना है। इसमें एमरल्ड के पेपर हो सकते हैं, टेलर एंड फ्रांसिस के, साइंस ट्रैक्ट या एल्सेवियर के, स्प्रिंगर लिंक के हो सकते हैं, विली ऑनलाइन लाइब्रेरी के हो सकते हैं, सेज पब्लिकेशंस वालों के हो सकते हैं या इंडर साइंस वालों के हो सकते हैं। तो ये मैं आपको तरीका समझाता हूँ कि ये तीनों स्टेप्स किस तरह से हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं वापस आता हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिज़ाइन किए थे फ्रेजेस, जैसे कि ये मेरे आईवी और डीवीज़ को मिलाकर मैंने फ्रेजेस बनाए थे। तो सबसे पहले मैं पहली फ्रेज़ को सर्च करता हूँ गूगल स्कॉलर पे जाके। इसके लिए मैं गूगल पर आऊँगा, यहाँ पर आकर लिखूँगा गूगल स्कॉलर। जब आप गूगल स्कॉलर लिखकर सर्च करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से लिंक शो करेगा। आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसके मेन सर्च इंजन पे आ जाएंगे। मेन सर्च इंजन पर जैसे ही आपका पेज व्यू होगा इस तरह से, तो यहाँ पे जो आपने पहली की फ्रेज़ डिज़ाइन की है अपने आईवी और डीवी को सामने रखकर, ये तो मैं एक पेपर को एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ ना, तो आपने अपने अपने टॉपिक के आईवी और डीवी को सामने रखकर जो की फ्रेजेस बनाई हैं उसमें से पहली फ्रेज़ को मैं एज इट इज़ यहाँ पर आकर सर्च इंजन में पेस्ट करता हूँ। ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 के तहत मैं गूगल स्कॉलर पर गया, फ्रेज़ को जो है वहाँ पर लिखा। लिखने के बाद मैंने स्टार्ट करना है लेटेस्ट ईयर से। ठीक है। इस वक्त क्योंकि लेटेस्ट ईयर 2021 है, ठीक है, यहाँ पे कस्टम रेंज में आकर मैं इसको लिख दूँगा 2021 और यहाँ पर आकर भी 2021। ठीक है जी। तो ये लेटेस्ट ईयर को आप चूज़ कर लें। अब ये होगा कि इस की फ्रेज से रेलेवेंट जितने भी पेपर आपके लेटेस्ट ईयर्स में से होंगे उनको आपने चूज़ करना है। तो इसमें जो तीसरी स्ट्रेटजी है वो ये कि आपने इन जर्नल्स में से पेपर को फाइनलाइज करना होता है। मतलब इन जर्नल्स में जो एग्जैक्ट आपके पेपर्स जो हैं वो आपने लेने हैं। तो ये जो पहला पेपर है कॉर्पोरेट कैश होल्डिंग एंड टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी 2021 का है ये, और एल्सेवियर का है। ये हमारी इस ग्रुप लिस्ट में मौजूद है एल्सेवियर। ठीक है। लिहाजा मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको राइट क्लिक करूँगा अपने माउस की पैड से, राइट क्लिक। जब आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ पर ये पेपर आपके पास मौजूद है। ठीक है। ये देखिएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। तो आपने यहाँ से क्या करना है, क्योंकि हम इसकी बेस पे 2 काम करेंगे। एक तो हम इस पेपर को डाउनलोड करेंगे, दूसरा इसकी बेस पे हम एंड नोट की लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपने करना ये है, सिंपली आपके पास एंड नोट क्योंकि डाउनलोड हुआ होगा, आपने उसको इंस्टॉल भी कर लिया होगा,
यहाँ पर एंड नोट को आप सर्च कर लें। अगर यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है तो इसको क्लिक कर लें। मैं यहाँ पर सिंपली इसको एंड नोट को ओपन करता हूँ, क्योंकि मैं पहले से कुछ रिसर्च पेपर्स पे काम कर रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वही लाइब्रेरी आपके सामने ओपन करेगा जिस पे आप लास्ट काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप पहली बार एंड नोट को ओपन करेंगे तो ये इस तरह से ग्रे कलर की लिस्ट शो करेगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, जब ये ग्रे स्क्रीन शो कर रहा हो तो आपने ऊपर फाइल मेन्यू पर जाना है, इसको क्लिक करना है और यहाँ से न्यू इसको क्लिक कर लेना है। जब आप न्यू क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप लाइब्रेरी कहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। तो होपफुली लाइब्रेरी उसी जगह पर बनाएं जहाँ पर आप अपने रिसर्च पेपर्स को रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस टॉपिक पे काम करना चाह रहा हूँ, जिन रिसर्च पेपर्स पे काम करना चाह रहा हूँ, वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये रेफरेंसेस के नाम से जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैंने फ़ोल्डर जनरेट किया है, तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जिस लोकेशन पर जाकर आपने रिसर्च पेपर रखने हैं वहीं पर आप अपनी लाइब्रेरी को आप बेशक अपने पेपर के नाम से सेव कर लें या जो नाम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है उस नाम से सेव कर लें, लेकिन सेव वहीं पर करें जहाँ पर आपने अपने फ़ोल्डर्स जनरेट किए हैं। फ़ोल्डर्स बनाने का तरीका मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये सेव का आप बटन दबाएँ तो आपके सामने जो है वो इस तरह से एक ब्लैंक स्क्रीन शो हो जाएगी। मैं दोबारा बताता चलूँ, आपने फ़ाइल पर जाना है, फ़ाइल से जाकर न्यू को क्लिक करना है और उसके बाद जिस लोकेशन पर आप लाइब्रेरी को सेव करना चाह रहे हैं उस लोकेशन पर चले जाना है। ठीक है, उस लोकेशन पर जाकर जहाँ पर आपने अपने फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, आप सिंपली वहाँ पर जाकर अपने फ़ोल्डर्स में जाकर इसको लाइब्रेरी को सेव कर लें। तो क्योंकि मैं इसको सेव कर चुका हूँ, सेव का बटन दबाकर, तो ये मेरे सामने इस तरह से ब्लैंक स्क्रीन शो कर देगा। अब अगला काम आपने क्या करना है, ये लाइब्रेरी आपकी इस वक्त क्रिएट हो गई है। अब इसमें आपने पेपर्स जो हैं वो 1 बाय 1 जो है वो डालने हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पर पेपर्स जो हैं उनके रेफरेंसेस किस तरह से ऐड किए जाते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ साइट्स पे मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे साइट का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए ये पेपर रेलेवेंट है, लिहाजा मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक्सपोर्ट साइटेशन टू RIS इसको मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, जब मैं एक्सपोर्ट साइटेशन टू RIS क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंगल टाइम क्लिक करें। जब आप सिंगल टाइम क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद आपके एंड नोट की लाइब्रेरी में आ जाएगा, जो आपकी एंड नोट की लाइब्रेरी है। तो ये देखिए जो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी इसने यहाँ पर फीड कर दी है। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कि हमें यहाँ पे कोई चीज़ मैनुअली पुट करनी पड़ेगी, नो। ठीक है, RIS फॉर्मेट का फ़ायदा ये होता है कि जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस रेफरेंस से रेलेवेंट होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर फीड कर देता है। अच्छा, अब इस पेपर को डाउनलोड कैसे करना है? ठीक है, इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो ये कि आप साइंस हब पे चले जाएं, ये इसका एड्रेस है sci-hub.mksa.top। अगर पेपर डाउनलोड ना हो रहा हो तो आप इस साइट से जाकर, ठीक है, और इसका ये जो मुतलका साइट पे जो आपको DOI नंबर दिया हुआ है, ये DOI नंबर होता है, DOI.org, ये पूरा नंबर, इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करें और साइंस हब की साइट पर जाकर इस एड्रेस को पेस्ट कर दें और ओपन का बटन दबाएं। 99% पेपर डाउनलोड हो जाते हैं इस मेथड से। जो इक्का दुक्का नहीं हो पाते, आप उसका हल ये होता है कि आप उसका सिर्फ ये जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, ये कॉपी कर लें। अगर वो पेपर डाउनलोड ना हो सकता हो, अगर वो डाउनलोड हो रहा है तो वो आप कर लें। अगर डाउनलोड ना होता हो तो आप सिंपली उसका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसको कॉपी करके, तो जिस ईयर का वो रेफरेंस बनता है उस ईयर के फोल्डर में जाकर एक वर्ड की फ़ाइल क्रिएट कर लें। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस पेपर 1, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसका एक्सट्रैक्ट कॉपी कर लें अगर पेपर डाउनलोड ना हो सकता हो तो। अगर डाउनलोड हो जाए वेल एंड गुड। ये देखें जी, ये डाउनलोड हो सकता है, लिहाजा मैं इसको क्लिक करूँगा और क्लिक करके इसको उसी लोकेशन पर ले जाऊँगा जहाँ पर मैंने बाकी पेपर रखे हुए हैं।
जी दोस्तों, तो इस तरह से आप अपनी लोकेशंस पर लाकर उसको सेव कर दें। जिस ईयर का वो रेफरेंस बनता है उसी फ़ोल्डर में, उसी ईयर के फ़ोल्डर में उसको ले आएँ, ठीक है। और इस तरह से उसको सेव कर दें और नेक्स्ट के लिए इस तरह से आप साइंस हब को क्लिक कर दें। तो ये एक तरीका है जिससे आपके पास पेपर भी आ जाएगा और एंड नोट में आपका रेफरेंस भी आ जाएगा। इसी तरह जो आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस रेफरेंस में आपको नज़र आ रहा हो, सिर्फ वो चूज़ करते जाएं, ठीक है। अब इसमें जो है वो मीडिएटिंग रोल ऑफ कैश होल्डिंग है, ये मुतलका नहीं है। जो एग्जैक्ट आपके रेफरेंस से मैच करता हो सिर्फ वो ढूंढें, ठीक है। तो सेकंड पेज पे चले जाएं। अगर फर्स्ट पे कंप्लीट हो गया, सेकंड पे चेक कर लें। तो सेकंड पे भी जो एग्जैक्ट मेरे इसके साथ मैच करता हो सिर्फ मैंने वो चूज़ करना है। ये देखें, ये कुछ ये फर्म प्रोडक्टिविटी का है, ठीक है, लेकिन इसमें कैश होल्डिंग का जिक्र नहीं है। तो इसमें हम वन बाय वन चेक करते जाएंगे। एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, शॉक्स एंड कॉरपोरेट कैश होल्डिंग है। तो एम्प्लॉय का कुछ हद तक जिक्र आ रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो हमें एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो इसको वन बाय वन करते 5 तक आप सर्च कर लें, ठीक है। अगर लेट्स सपोज नहीं मिलते तो फिर आपने क्या करना है कि ये की टर्म है, ठीक है, इसके मुतबादिल जो की टर्म है वो ये है, इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी ऑन कैश होल्डिंग। फिर इसके साथ आप सर्च करेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 5 तक कि हमें जो हमारे इन की टर्म्स या इस फ्रेज़ के अकॉर्डिंगली वो मिलते हैं या नहीं। तो हमने एग्जैक्ट ढूंढने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अभी तक जो है इस तरह का कोई रेफरेंस ना लें, जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है सिर्फ वही हमारे काम का है। तो वो हम यहाँ पे चेक करते जाते हैं जी। ये कॉरपोरेट रेपुटेशन रिस्क एंड कैश होल्डिंग, ये हमारे उससे फ्रेज से मैच नहीं करता, ठीक है। 5 तक आप इनिशियली चेक कर लें, 5 पेज तक। तो यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी है लेकिन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी हमें नज़र नहीं आ रही। तो आपने एग्जैक्ट ये देखें जी, इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है लेकिन कैश होल्डिंग नहीं है। यहाँ पे कैश होल्डिंग है, ठीक है, एम्प्लॉय ट्रीटमेंट है। तो हमने अपने एग्जैक्ट जो की टर्म है उसके साथ मैचिंग वाले सर्च करने हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एग्जैक्ट वैसे ही पेपर सर्च करें जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ताकि किसी किस्म की कोई गलती रह ना जाए। क्योंकि जब आपने इन रेफरेंसेस को यूज़ करना है तो मोस्ट जो रेलेवेंट रेफरेंसेस हैं वही आपको काम देंगे। तो यहाँ पे भी फर्दर नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते हैं, अब इस की टर्म को चेंज करके देखते हैं। तो हमारे पास जो मुतबादल की टर्म है या मुतबादल फ्रेज़ है वो इम्पैक्ट वाली है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिएगा, ये इसको आप सर्च कर रहा है, द इफ़ेक्ट ऑफ कॉरपोरेट एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कैश होल्डिंग। ये एग्जैक्ट उसको सर्च उसने नहीं किया, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये एम्प्लॉई ओनरशिप का है जी, ये भी हमारे साथ मैच नहीं कर रहा। हम इसमें वन बाय वन चेक करते जाते हैं। ये वही उसी को सर्च कर रहा है जो हमें पहले मिल चुका है। तो ये हम उसी तरह 1-2 पेजेस चेक कर लेते हैं। डू फाइनेंशियल कंसर्न मेक वर्कर लेस प्रोडक्टिव? नहीं जी, ये क्योंकि कैश होल्डिंग से रेलेवेंट नहीं है। तो हम उसी तरह 5 पेज तक इसको चेक कर लेते हैं। इसका मतलब है कि लेटेस्ट ईयर में इस टॉपिक से रेलेवेंट जो है बहुत लिमिटेड हमारे पास रिसर्च है। ये देखें, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन एंड बैंकिंग पावर, नहीं जी, ये भी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। ये भी बाकी भी चेक करते हैं। मींस आपने 5 नंबर तक जो है वो चेक करना है, ठीक है। जब 5 नंबर तक ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, तब इसको दोबारा फर्स्ट वाली फ्रेज़ को दोबारा आपने यहाँ पर आकर सर्च करना है और ईयर चेंज कर देना, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से ईयर जो है
वो 2020 करता हूँ, ठीक है, क्योंकि 21 हमारा सर्च हो चुका, अब मैं 20 के रेफरेंस से इसको सर्च करूँगा। तो ये देखिएगा, अब ये जब 20 के रेफरेंस से मैं सर्च करता हूँ एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड कैश होल्डिंग को, तो जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही होंगी मैं उसी को फाइनल करूँगा। रोल ऑफ कस्टमर एंड एम्प्लॉय इन द बफर कॉस्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैचिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैश होल्डिंग नहीं आ रहा। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन नहीं जी, एम्प्लॉय रिलेटेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी नहीं है। यहाँ पे कैश होल्डिंग है लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय का जिक्र नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन ऑन एम्प्लॉय वेलबींग एंड वर्क प्रोडक्टिविटी नहीं जी। ठीक है जी, हम इसमें 1 बाय 1 चेक करते जाते हैं। अब इसमें भी कैश होल्डिंग नहीं है, ठीक है। सेकंड हम देख लेते हैं। तो 1 बाय 1 सर्च करते जाएं। ये देखें जी, ये कुछ एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे ज़िक्र है और कैश होल्डिंग भी है, लेकिन ये पेपर क्योंकि हमारी उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है, जो हमें लिस्ट रिक्वायर्ड है वो इन जर्नल्स में से कोई एक है, तो उसको हम चूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम आगे चले जाते हैं 5 तक। नेट क्योंकि यहाँ पर बहुत स्लो है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी आ गया, लेकिन यहाँ पे कैश होल्डिंग नहीं है। रेफरेंस सर्चिंग करते वक्त ये मैं बताता चलूँ कि आपको वक्त लग सकता है। अब ये देखें, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड कॉर्पोरेट कैश होल्डिंग, बेसिकली प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस एक ही चीज़ है, लिहाजा मैं इसको क्लिक करूँगा, ये मुझे एग्जैक्ट रेलिवेंट पेपर जो है वो मिल गया। थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन चीज़ें मिल जाती हैं, तो इतना कोई ऐसा सच इशू नहीं होगा। लेकिन पहली बार जो लोग रिसर्च कर रहे होंगे तो उन्हें ये काफ़ी टायरसम टास्क लगेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। तो 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे और पूरे सीक्वेंस से गुजरेंगे तो उसके बाद आप यूज़ टू हो जाएंगे इस पूरे प्रोसीजर के। तो ये देखें, ये एक पेपर हमारे सामने आ गया और ये एमरल्ड का है, क्योंकि जब मैंने इसको क्लिक किया था तो क्लिक करते वक्त मैंने चेक कर लिया था कि ये एमरल्ड की साइट का है, तो ये हमारी लिस्ट के अंदर मौजूद है एमरल्ड, ठीक है जी। पहले हमने एल्स सेवियर का लिया था, अब एमरल्ड का आ रहा है। अब इसमें भी आप पहले चेक कर लें, अगर तो यहाँ पर कोई डाउनलोड पेपर का ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, वरना आपने पहले क्या करना है, पहले तो हमें इसकी साइटेशन चाहिए। एमरल्ड की साइट पर साइटेशन थोड़ा सा नीचे करके आती है, यहाँ पे डाउनलोड एज RIS, इसको आपने क्लिक करना होता है, ठीक है। तो ये इसको डाउनलोड करेगा, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें चाहिए, हमें उसकी साइटेशन भी चाहिए और हमें उसका पेपर भी चाहिए। तो पहले इसकी साइटेशन को क्लिक कर लें, ये RIS फाइल आ गई, इसको सिंगल टाइम आप क्लिक करें तो ये आपकी लाइब्रेरी में आ जाएगी। ये देखें जी, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी इस लाइब्रेरी में आ गई, ठीक है। और यहाँ से मैं उस साइट पर जाऊँगा। अब क्योंकि ये पेपर डाउनलोडेड फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो मैं बस इसका जो DOI नंबर होता है ना, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और साइंस डायरेक्ट की साइट पर जाऊँगा और उसके सर्च इंजन में पेस्ट करके इसका DOI नंबर, तो इसको सर्च कर लूँगा। ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, बट डेफिनेटली या तो ये पेपर आ जाएगा। अगर ये पेपर लेट्स सपोज नहीं आता, जो मैंने तरीका आपको बताया है वो ये कि आप इसका जो एब्स्ट्रैक्ट होगा, आप इसके एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ से कॉपी करें, ठीक है जी। कॉपी करके तो आप इसको सिंपली जो आपने एक फ़ाइल बनाई होगी वहाँ पे जाकर वर्ड की फ़ाइल में पेस्ट करके मुतलका ईयर के फोल्डर में रखिएगा। मतलब जिस ईयर का वो एब्स्ट्रैक्ट बनता है उसी के अंदर, फाइल के अंदर जाकर आप इसको पेस्ट कर दें, अगर पेपर डाउनलोड नहीं होता तो। अगर पेपर डाउनलोड हो जाता है वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये पेपर हमारे पास आ गया और ये कौन से ईयर का जी, यहाँ पे अगर हम चेक करें जस्ट अ मिनट, तो ये 2020 का है,
ठीक है, ईयर लाजमी चेक कर लीजिएगा, 2020 का पेपर है तो इसको 2020 के ही फोल्डर में आपने लेकर जाना है। ठीक है, ये यहाँ से हम जाएंगे इस फोल्डर में। ठीक है, अब इसको क्लिक कर दें और आगे चले जाएं। अब ये उसका हमारे पास रेफरेंस भी आ गया और मुतलका पेपर भी आ गया। इसी तरह आपने जो है वो ईयर बाय ईयर, मतलब हर साल एक दो आपको पेपर मिलते जाएंगे। आपने मैक्सिमम पेज नंबर 5 तक जाना है। अगर आपको एग्जैक्ट की टर्म्स जो हैं वो मिल जाएं या मिलती जुलती की टर्म्स मिल जाएं जिसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों आ रहे हों, और दूसरी चीज़ ये कि वो इन जर्नल्स में से किसी एक जर्नल का हो, तो आप उसका RIS डाउनलोड करके अपनी एंडनोट लाइब्रेरी के अंदर ले आएँ। ठीक है, और दूसरा उसका पेपर डाउनलोड कर लें। पेपर डाउनलोड करने के लिए अगर उस साइट के ऊपर डाउनलोडिंग का ऑप्शन ना हो तो ये साइंस हब पे जाकर उसको डाउनलोड करके जो आपका मुतलका फ़ोल्डर है उसके अंदर लाकर उसको सेव कर लें। यानी जिस ईयर का होगा उसी ईयर में आप सेव करते जाएं, और ये प्रोसीजर अपने तमाम फ्रेजेस के ऊपर अप्लाई करते जाएं। जो IV और DV के कम्बिनेशन से आपने फ्रेजेस बनाई हैं ना, उन तमाम फ्रेजेस पे अप्लाई करते जाएं। और याद रखिएगा, जब आपका एक ईयर कंप्लीट हो जाए तो आप पीछे आते जाएं, यानी जितने आपने फ़ोल्डर बनाए हैं इसको फिर 2019 पे सर्च करें, फिर 18 पे सर्च करें, मतलब ईयर बाय ईयर आपने पीछे आते जाना है। अगर आप लेटेस्ट 10 ईयर को फोकस कर रहे हैं तो लेटेस्ट 10 ईयर्स के आपने डाउनलोड करने हैं। ठीक है, मतलब आपने लेटेस्ट 10 ईयर्स की कैटेगरीज को यहाँ से चूज़ कर लेना है ईयर बाय ईयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी, आपको पता चल गया होगा कि एंडनोट की लाइब्रेरी बनाई कैसे जाती है, उसमें रेफरेंसेस कैसे लाए जाते हैं, पेपर्स जो मुतलका हैं जिनकी बेस पे आपने रेफरेंसेस जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं, उन पेपर्स को यहाँ से फाइनलाइज कैसे करते हैं, उनको डाउनलोड कैसे करते हैं, उनका रेफरेंस जो होता है वो आप किस तरह से जो है एंडनोट की लाइब्रेरी में लेकर आते हैं और किस तरह से उसको कंप्लीट करते हैं। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आप कोशिश करें कि आप 30 से 40 जो रेफरेंसेस हैं या 25 से 30 जो रेफरेंसेस हैं वो इकट्ठे कर लें लेटेस्ट 10 ईयर्स के। अगर आप 8000 से ज़्यादा वर्ड्स का या 8000 तक वर्ड्स का लिख रहे हैं तो आपके पास 35 से 60 रेफरेंसेस होने चाहिए लेटेस्ट 15 ईयर्स के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी और इस तरीके से आप जो है इजीली अपनी एंडनोट लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।